हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगस्त 2024 की वैक्सीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो आपके दो सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आपका राष्ट्रीय यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को कंप्लीट किया। दूसरा टॉपिक जो आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, उसको फिनिश किया। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के साथ, जो आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के टॉपिक जानने के पहले इसके सब टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं, डिजिटल कृषि मिशन, भारत में पशुधन क्षेत्र के बारे में, भारत में बागवानी क्षेत्र, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्रिएटिव इकोनॉमी, मॉडल कौशल ऋण योजना, पारगमन उन्मुख विकास, दीर्घकालीन पूंजी लाभ और इंडेक्सेशन लाभ। संक्षिप्त सुर्खियां दी गई है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि, गैर प्रशुल्क उपाय, डेब्ट पोर डेवलपमेंट स्वैप्स यानी कि डेब्ट स्वैप्स के बारे में, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड्स फॉर यूथ 2024, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। और आरबीआई ने सहकारी बैंकों के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रोविजन मानदंडों में संशोधन किया। फ्रंट रनिंग के बारे में, व्हाइट कैटेगरी सेक्टर के बारे में, जलवायु अनुकूल बायो फर्टिफाइड फसलों की किस्में जारी की गई इसके बारे में, खुला बाजार बिक्री योजना के बारे में, समुद्री शिवार मुख्य मूल्य श्रृंखला पर नीति आयोग की रिपोर्ट, ग्रेन एटीएम जल पोषण केंद्र भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। क्यूसीआई सुसाज रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में, भारत में लिथियम भंडार और टेंट ग्लम के बारे में प्रमुख टॉपिक होते हैं। चलिए तो टॉपिक की एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक आता है आपका पहले नंबर पे, कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाओं के बारे में, कि कृषि क्षेत्र के लिए कौन कौन सी हाल फिलहाल में योजनाएं चलाई गई हैं और पहले से कौन कौन सी योजनाएं कार्यरत थी। तो अभी हाल ही में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं हेतु कुल 14,235.3 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। तो कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, यानी कि किसानों की जीविका और आजीविका के सुधार के लिए 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल 14,235.3 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। जिसके अंतर्गत देखा जाए तो 7 योजनाएं, पहली तो आती है आपकी डिजिटल कृषि मिशन, दूसरी आती है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, तीसरी आती है कृषि संबंधी शिक्षा प्रबंधन एवं सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, पशुधन का संधारणीय स्वास्थ्य एवं उत्पादन, बागवानी का संधारणीय विकास, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत बनाना और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन। इसके अंतर्गत ये 7 प्रमुख योजनाएं आती है। तो यह हमारी 7 नई योजनाएं। अब आता है कि किसानों के जीवन और जीविका आजीविका की वर्तमान स्थिति के बारे में जान लेते हैं, कि इसकी किस तरीके की आजीविका के बारे में ये बात करता है, यानी कि प्रेजेंट में क्या स्थिति है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का एक रेशियो दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि देश में किसानों की जो आबादी है, मतलब कि किसान है, उनकी आजीविका पर किस तरीके से इफेक्ट हुआ है और किस क्षेत्र में कितना परसेंटेज कृषि पर निर्भर है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि 2022-23 में कहा गया था कि देश की 65% आबादी जो है वह 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन 37-47% आबादी जो है वह अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। 2018 से 19 में भारतीय किसानों में औसत मासिक आय जो है 10,218 रुपए थी। तो उस टाइम पे जैसे कि 2018-19 में देखा जाए तो उनकी औसत मासिक आय 10,218, और अभी प्रेजेंट में एक रेशियो को बताया गया है कि जो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 65% आबादी और आपकी 47% जो है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो, 47% आपकी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए कुछ समस्याएं और बाधाएं भी हैं, जैसे कि कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं, कुछ और भी समस्याएं हैं, विकास से जुड़ी समस्याएं। तकनीकी समस्याओं के अंतर्गत आता है कि जैसे कि सरल तरीके से ऋण मिलने से समस्या और कम जागरूकता के कारण पुरानी और अपने अनुपयुक्त तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो केवल 47% कृषि कार्य मशीनीकृत है, और यह चीन और ब्राजील जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है। अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि देश में कृषि से जुड़े अनुसंधान संसाधनों की कमी, कई तरह के कानूनों और बौद्धिक संपदा अधिकारों में
आय स्पष्टता के कारण बाधित हुआ भारत ने अपने कृषि जीडीपी का केवल 0.4% अनुसंधान एवं विकास कार्यों को खर्च करता है और यह अनुपात चीन, ब्राजील, इजराइल जैसे देशों की तुलना में बहुत कम होता है। तो इस तरीके से ये अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी कुछ समस्याएं जैसे कि कृषि ऋण के बारे में जान लेते हैं। यह संस्थागत ऋण और यानी बैंकों से मिलने वाले ऋण में किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इस मामले में काश्तकार किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी कुछ चिंताएं हैं जैसे कि मृदा में ऑर्गेनिक पदार्थों की कमी, उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, पानी की कमी, वर्षा पर निर्भर कृषि के अंतर्गत अधिक क्षेत्र होना, निम्न जल उपयोग दक्षता इसके अंतर्गत आती है। आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चिंताओं के बारे में आता है जैसे कि आपूर्ति पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना, कि यह अलग-अलग चरणों में 30 से 35% फल और सब्जियां होती है। इन चरणों में फसल कटाई, भंडारण, ग्रेडिंग, परिवहन, पैकेजिंग और वितरण शामिल होता है। निर्यात में बाधाएं देखने को मिलती हैं जैसे कि गैर प्रशुल्क व्यापार बाधाएं, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी उपाय, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के आयात में सख्त दिशा निर्देश भारत से निर्यात में बाधा डालते। कम उत्पादकता के संदर्भ में देखा जाए तो कम उत्पादकता के संदर्भ में देखा जाए तो उदाहरण के लिए इसमें कृषि एवं खाद्य संगठन रिपोर्ट के अनुसार भारत में धान की उत्पादकता अभी भी लगभग 2.85 टन प्रति हेक्टेयर बनी हुई है। चीन और ब्राजील की उपज दर जो है वह 4.7 टन प्रति हेक्टेयर और 3.6 टन प्रति हेक्टेयर से कम है। और इसके मुख्य कारण में देखा जाए तो इसमें कृषि जोत का छोटा आकार यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कृषि भूमि, समुचित सिंचाई सिंचाई सुविधाओं का ना होना, मृदा क्षरण की समस्या, गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्राप्त करने में कठिनाई आदि होती है। अन्य मुद्दों में देखा जाए तो अनियमित जलवायु परिवर्तन को देखा जाता है, उपजे के बदले कम कीमत प्राप्ति होती है। नई योजनाओं में किसानों के जीवन और आजीविका में बेहतर बनाने के लिए कैसे मदद करेगी, जैसे कि ये इस तरीके से आपको जो नई योजनाओं के बारे में बताया। नई योजनाओं को बताने के बाद आपको बताया कि भाई क्या समस्याएं हैं, किसानों की वर्तमान स्थिति क्या है। तो इस तरीके की ये आपकी इसके अंतर्गत बताई गई। तो इसमें आता है कि सबसे पहला पॉइंट कि आखिर इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी और अगर इनकी ये योजनाएं चलाई गई हैं तो किसी एक योजना को चलाने से केवल सिस्टम नहीं चेंज हो जाएगा या फिर किसानों की जो आजीविका को लेकर ये समस्याएं हैं तो उसके लिए सिर्फ योजना के चलाने से चीजें सही नहीं होती, उसका इम्प्लीमेंट किस तरीके से होता है ये मैटर करता है। तो इसका इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा, कौन कौन प्रौद्योगिकी या फिर किस किस क्षेत्र में मजबूत करना होगा तब उनकी आजीविका सुधरेगी या फिर उनके किसानों के जीवन में सुधार होगा। तो इसके लिए इन योजनाओं के लिए किस तरीके से बेहतर बनाने में मदद की जा सकती है उसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए। जैसे कि पहला प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, कि आप अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो उनमें कुछ पॉइंट हैं जिस तरीके से हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इस तरीके से भी हम उपाय कर सकते हैं। कृषि शिक्षा और आउटरीच का होना, तो ये ऐसे कुछ-कुछ जो मुद्दे हैं मतलब कि जो अभी के अकॉर्डिंग जैसे कि पारंपरिक खेती जिस तरीके से चल रही थी और अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से ये जलवायु परिवर्तन और ये जो जिस तरीके की जो मौसम पूर्वानुमान की जो घटनाएं इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक नई आजीविका के नए साधन को जनरेट करना, इस तरीके से उनकी स्थिति बेहतर होगी। तो इनके बारे में बताया गया है। जैसे कि डिजिटल कृषि मिशन के तहत परिशुद्ध खेती के जरिए संभावित उपज हानि को कम करने में मदद मिलेगी। डिजिटल भूमि नक्शा मैप कृषि के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने और भूमि उपयोग में सुधार करने में मदद मिलेगी। मौसम का पूर्वानुमान और जलवायु मॉडलिंग चरम मौसमी घटनाएं और आपदाओं के जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के कुछ फसल विद्यमान होंगे, विज्ञान होंगे जैसे कि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देगा। पारंपरिक ब्रीडिंग तकनीकों, आनुवांशिक संशोधनों और जीन एडिटिंग जैसी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों से उच्च उपज देने वाली रोग प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन फसल किस्मों का विकास संभव होगा। लोगों में सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी को दूर करने के लिए बायो फोर्टिफिकेशन का फायदा उठाया जाएगा। कृषि रीच और आउटरीच के कृषि शिक्षा और आउटरीच के बारे में, तो इसमें देखा जाए तो कृषि संबंधी शिक्षा, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान को मजबूत बनाने, ग्रामीण विकास के सिद्धांतों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। जैसे यह ग्रामीण अवसंरचना, ऋण सुविधाओं, बाजार पहुंच और सामाजिक सेवाओं में सुधार के लिए नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन को मजबूत करेगा। कृषि विज्ञान को मजबूत करने में किसानों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी उत्पाद, बीज, रोपण सामग्री, बायो एजेंट और पशुधन उपलब्ध होंगे और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में फ्रंट लाइन विस्तार गतिविधियों के आयोजन किया जा सकेगा। कृषि उप क्षेत्रों के लिए
कुछ विशेष ध्यान दिए गए हैं, जैसे कि पशुधन और बागवानी क्षेत्र के लिए योजनाएं। उच्च उत्पादन क्षमता वाले इन क्षेत्रों में संधारणीय तरीके से उत्पादकता में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए जैसे पशुधन का संधारणीय स्वास्थ्य व उत्पादन योजना, डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास, पशु आनुवांशिक संसाधन प्रबंधन आदि पर केंद्रित है। इस संबंध में किए जा सके अन्य संरचनात्मक उपाय के बारे में, जैसे कि अशोक दलवाई समिति की सिफारिशों के बारे में कि बड़े खेत के मालिकों को सक्षम बनाना ताकि वे किसान से खेती प्रबंधक बन सके, संसाधन उपयोग दक्षता और बेहतर आउटकम प्राप्त करने में कृषि कार्य से जुड़ी सभी संभावित गतिविधियों को आउटसोर्स किया जा सके। पेशेवर सेवा प्रदाताओं की एक प्रणाली को कीट प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, फसल प्रबंधन जैसी कृषि सेवाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कृषि कार्यों के लिए फिर से परिभाषित करना, द्वितीय कृषि को अपनाना और फोर्क टू फार्म अप्रोच को अपनाना, यानी कि कृषि लॉजिस्टिक्स, भंडारण और परिवहन, कृषि प्रसंस्करण और मार्केटिंग व्यवस्था में सुधार करके किसानों की मौद्रिक आय बढ़ाई जा सकती है। फसल कृषि में प्रतिस्थापन अनुपात को बढ़ाया जाएगा, जो देश के 128 कृषि जलवायु क्षेत्रों में फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीजों की पुरानी किस्मों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, उनकी जगह हाइब्रिड और उन्नत बीजों की बुआई को बढ़ावा देना चाहिए। जल प्रबंधन के अंतर्गत देखा जाए तो सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग, भूजल पुनर्भरण, कृषि जलवायु आधारित फसल और उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र के विविधीकरण पर ध्यान देना, जैसे कि ये जो आपकी अशोक दलवाई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हुई थी, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए कुछ विवाद मतलब कि कुछ जोर दिया था कि इनमें सुझाव करना चाहिए। पहला तो ये कि केवल मुख्य अनाज यानी कि धान और गेहूं की बजाय पोषक अनाज की खेती होना, केवल खाद्यान्न जैसे कि अनाज और दालों की बजाय फल सब्जियों और फूलों की खेती, केवल कार्बोहाइड्रेट की बजाय प्रोटीन युक्त खाद्य उत्पादों जैसे दाल की खेती, केवल पादप एवं वनस्पति आधारित प्रोटीन के बजाय पादप जीव पशु आधारित प्रोटीन, अंडे, दूध, मांस, मछली, और केवल खेत में फसल की निर्भरता के बजाय बागवानी, डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन को भी अपनाना आदि होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंतर्गत डिजिटल कृषि मिशन के बारे में। ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 2,817 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए 2,817 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? तो चलिए जान लेते हैं कि डिजिटल कृषि मिशन के बारे में। यह जो मिशन है एक तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना पर आधारित एक अम्ब्रेला योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। और इस मिशन में कृषि में डीपीआई को लागू करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 और 2023-24 की घोषणा के अनुरूप होना है। डिजिटल कृषि मिशन की मुख्य विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो यह दो आधारभूत पिलर्स पर आधारित है। पहला तो आता है एग्री स्टेट यानी कि किसानों की पहचान। इसके भी तीन घटक हैं, जैसे कि किसानों की रजिस्ट्री, जियो रेफरेंट, गांव के नक्शे, फसल बुआई रजिस्ट्री, और दूसरा आता है आपका इसमें कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइलिंग सिस्टम, इसका सेकंड आता है। तो दो आधारभूत पिलर्स में पहला आता है एग्री स्टेट यानी कि किसानों की पहचान होना, दूसरा आता है इसमें कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। तो ये दो तरीके के इसके स्तंभ हैं। तो इसमें इसके जो पहली वाला एग्री स्टेक है, इसके भी तीन चरण है, मतलब कि तीन घटक है, जिसके द्वारा किसानों की सेवाओं और योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। कि किसानों की रजिस्ट्री का होना, कि इसके तहत किसान आईडी जारी की जाएगी और ये आईडी का जो है वह केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए जाएंगे और इस आधार पर समांत किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के लिए कार्य करेगा। दूसरा आता है जियो रेफरेंट, गांव के नक्शे में यह किसान को आईडी के किसानों से संबंधित डेटा से जोड़ेगा। इस तरह से डेटा से भूमि रिकॉर्ड, जनसांख्यिकी, पारिवारिक विवरण आदि शामिल होंगे। फसल बुआई रजिस्ट्री, जो कि मोबाइल आधारित ग्राउंड सर्वे होगा, जिसमें डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से किसानों द्वारा प्रत्येक मौसम में बोई गई फसलों का रिकॉर्ड रखा गया। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो ये एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, जो रिमोट सेंसिंग यानी कि उदाहरण के तौर पर उपग्रह आधारित चित्र और फसल, मृदा, मौसम, जल संसाधनों के डेटाबेस के साथ एकीकृत करता है। और इसका एकीकरण किसानों को स्पष्ट और विस्तृत भू स्थानिक जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे सटीक कृषि निर्णय ले सके। तो इसके अंतर्गत आता है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि भू स्थानिक डेटा और मौसम संबंधी उपग्रह आधारित डेटा, सूखा या बाढ़ की निगरानी का होना, और इसमें तीसरा आता है इसमें फसल बीमा और फसल उपज की मॉडल बनाना। और फोर्थ नंबर का जो इसका पिलर है और थर्ड नंबर का जो पिलर आता है भू या
जल की भूजल या जल की उपलब्धता संबंधी डेटा, तो ये कृषि निर्णय सहायता के अंतर्गत एक प्रमुख डेटा होते हैं। अब आता है परिशुद्ध कृषि के बारे में कि यह एक आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी आधारित सेंसर, डेटा विश्लेषण संबंधी उपकरणों और अन्य उन्नत साधनों का उपयोग करके खेती की जाती है। इसका उद्देश्य जो है फसलों की पैदावार बढ़ाने और कृषि संबंधी निर्णयों को अधिक सटीक और प्रभावी बनाना होता है। स्मार्ट फार्मिंग के जरिए देखा जाए तो इसमें कृषि उत्पादन में संधारणीयता को बेहतर और इष्टतम बनाने के लिए एडवांस प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाता है और डेटा संचालित कृषि कार्य किए जाते हैं। तो ये इसके अंतर्गत कुछ जो शब्दावलियों का बीच में कहीं पर परिशुद्ध कृषि और स्मार्ट फार्मिंग का को जो यूज किया गया है, तो ये इसके बारे में है कि आप उसको पढ़ें तो इसके बारे में भी समझ लें कि इसका अर्थ एक होता है। अब आता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग जो है एक तरीके से, इसमें क्या होगा कि कृषि के लिए आपका 1:10,000 मतलब कि 1:10,000 का स्केल इसमें मृदा की प्रोफाइलिंग की मैपिंग करना है, जिसमें डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण जो होगा वह वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए जाएंगे और इसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उपज का अनुमान प्रदान किया जाएगा। मुख्य लक्ष्यों को देखा जाए तो 3 वर्षों में 11 करोड़ किसानों की डिजिटल पहचान जनरेट करना और 2024-25 में 6 करोड़, वित्त वर्ष 2015-25-26 में 3 करोड़, वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ रहेगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण में 2 वर्षों में पूरे देश में किया जाएगा, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 400 जिले और वित्त वर्ष 2025-26 में सभी जिले इसके अंतर्गत शामिल जो होंगे, जो कि इसका मुख्य लक्ष्य होता है। डिजिटल कृषि के बारे में जान लेते हैं कि यह जो कृषि है वह किसानों द्वारा कृषि कार्यों में आधुनिक तरीके से उपयोग को डिजिटल कृषि कहा जाता है और इससे कृषि कार्य को वैज्ञानिक और डेटा आधारित बनाकर इसका बेहतर प्रबंधन किया जाता है। डिजिटल कृषि जो है एक नवीनतम कृषि पद्धति होती है जिसमें परिशुद्ध कृषि और स्मार्ट फार्मिंग के तरीकों का उपयोग किया जाता है, जो कि फार्म टू फोर्क समूह श्रृंखला की डिजिटल तकनीकों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके फसल उत्पादन को अस्थिर, कुशल और संधारणीय बनाती है। यह खेत जो है वह आंतरिक और बाहरी नेटवर्किंग के माध्यम से डेटा एकत्रित करते हैं और वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर इनका विश्लेषण किया जाता है। कृषि क्षेत्र के डिजिटल तकनीकों के उदाहरण में जैसे पहला जो आता है वह वर्ष 2019 में भारत में टिड्डियों से निपटने के लिए ड्रोन का उपयोग होना, एग्रोस का ग्रेन बैंक मॉडल होना और युक्त ग्रीन सेंस इसके अंतर्गत आता है। डिजिटल कृषि के इम्पोर्टेंस में जैसे कि किसानों को उपलब्ध डेटा और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना, जैसे उदाहरण के लिए DGCES आधारित डेटा से फसल विविधीकरण, सिंचाई आवश्यकताओं पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी और कृषि को संधारणीय बनाने में सहायता करेगी। फसल क्षेत्र उपज के बारे में सटीक डेटा में कृषि उत्पादन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिसमें फसल बीमा, ऋण वितरण जैसे सरकारी योजनाओं को प्रभावी कार्यान्वयन इसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जाएगा। फसल नुकसान को कम करना, किसानों को आय में वृद्धि करना, जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें देखा जाए तो ये क्रॉप मैपिंग और फसल की निगरानी की जा सकेगी। इस मिशन में लगभग 2.5 लाख प्रशिक्षित जो स्थानीय युवाओं और कृषि सखियों के रोजगार के अवसर प्राप्त होती है, जिसमें डिजिटल कृषि से कृषि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद होती है, जिसके चलते किसानों तथा कृषि संबंधी सेवाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। डेटा एनालिटिक्स, AI और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कई लाभ प्राप्त होंगे, जैसे सरकारी योजनाओं और फसल ऋण तक बेहतर पहुंच, रियल टाइम में कृषि संबंधी सलाह इसके अंतर्गत आते हैं। प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन में चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं कि कृषि भूमि का विखंडन होता है कि भारत में औसत भूमि जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर होता है और ऐसे लघु आकार में खेतों में मौजूदा तकनीकों का उपयोग करके मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तकनीक बड़े खेतों के अधिक उपयोग होती है। शुरुआत से अधिक लागत देखने को मिलती है, जैसे कंप्यूटिंग, भंडारण, प्रसंस्करण क्षमता का जरूरत होती है। पर्याप्त शोध का अभाव देखने को मिलता है और पर्याप्त अवसंरचना की कमी इसके अंतर्गत रहती है। डिजिटल साक्षरता का अभाव होता है, भाषा संबंधी बाधाएं इसके अंतर्गत आती है। डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले हैं, जैसे कि पहले डिजिटल इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम फ्रेमवर्क जो है वह किसानों को एकीकृत डेटाबेस बनाता है ताकि कृषि स्कैन नवीन समाधान विकसित किए जा सके। कृषि में राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना होती है जिसका उद्देश्य किसानों को खेती से संबंधित आवश्यक जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराने। बाजार आधारित उपाय होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, एग मार्केट आदि होना। भूमि का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन जैसे स्वामित्व योजना के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और सेंसर आधारित स्मार्ट कृषि कार्यक्रम आदि रहेगा। AI पर राष्ट्रीय रणनीति जिसमें कृषि को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में की मान्यता दिया जाएगा और किसानों को सहायता हेतु विभिन्न एप्लीकेशन जैसे प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप, किसान सुविधा ऐप, बागवानी विकास के लिए बोट नेट परियोजना आदि इसके अंतर्गत आती है।
तो ये डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलें स्टार्ट की गई हैं। अब आता है कि निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं तो इसमें डिजिटल कृषि के लाभों को प्राप्त करने के लिए तकनीकों की वरीयता, पहुंच, इस्तेमाल में आसानी, आसानी रख रखाव और समय पर शिकायत निवारण, अनुसंधान और विकास की मजबूत परिवेश, उचित नीतिगत समर्थन आदि उपायों पर ध्यान देना एक सर्वोपरि होता है। डिजिटल कृषि मिशन उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में एक दिशा में सही कदम होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अन्य संबंधित तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने भू स्थानिक प्लेटफॉर्म कृषि निर्णय सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया है और यह फसल की स्थिति, मौसम के पैटर्न, जल संसाधनों और मृदा स्वास्थ्य पर रियल टाइम आधार पर जानकारी प्रदान करता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह रीसेट फर्स्ट एक और अंतरिक्ष विभाग की भू पर्यवेक्षण डेटा और अभिलेखीय प्रणाली के विजुलाइजेशन का उपयोग करता है। इसे कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे कि रिमोट सेंसिंग और इमेजरी, जो कि कीटों और बीमारियों की शीघ्र पता लगाने और भूमि उपयोग मैपिंग आदि में होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि परिशुद्ध खेती, पशुधन ट्रैकिंग आदि उपयोग, संचार प्रौद्योगिकी जिसमें रियल टाइम आधार पर डेटा के प्रसार में उपयोग, मौसम पूर्वानुमान और क्लाइमेट मॉडलिंग जिसके अंतर्गत अग्रिम चेतावनी प्रणाली, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी आदि का उपयोग किया होता है। कृषि क्षेत्र के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कुछ अन्य पहले हैं, जैसे कि अंतरिक्ष कृषि मौसम विज्ञान एवं भूमि आधारित अवलोकन परियोजना का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना, भू संरचना विज्ञान का उपयोग करके बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन परियोजना का समन्वित कार्यक्रम शुरू करना और उपज संबंधी अनुमान के सुधार में किसान यानी कि सी क्रॉप इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स पहल शुरू की गई। यह पहल को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भू सूचना का उपयोग करके फसल बीमा होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्षेत्र पशु भारत में पशुधन क्षेत्र के बारे में। पशुधन क्षेत्र के संदर्भ में जानने के पहले कुछ शब्दावली जैसे कि संधारणीय पशुधन उत्पादन के बारे में जान लेते हैं कि यह जो शब्दावली है वह क्या होती है। इसका आगे हम जब पढ़ेंगे तो उपयोग होगा। तो संधारणीय पशुधन उत्पादन एक तरीके से वो उत्पादन होता है जो पशुओं को इस तरह से पालने दिया है जिसमें पर्यावरण में कम से कम नुकसान पहुंचे, साथ ही खाद्य उत्पादन भी होता रहे। मतलब कि पशुओं को इस तरीके से पालना जिस तरीके से संधारणीय कृषि होती है, सतत विकास होता है। संधारणीय विकास की जो परिकल्पना होती है कि किसी अपने संसार जैसे कि सतत विकास का क्या उद्देश्य होता है या फिर संधारणीय विकास जो है उसका क्या अर्थ होता है। उसका अर्थ होता है कि अभी जिस संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उनको इस तरीके से करना कि फ्यूचर के लिए भी, जो हमारी आगे वाली जनरेशन रहे उसके लिए भी उन संसाधनों का उस तरीके से वो उपयोग कर सके। मतलब कि एक सीमित मात्रा में संसाधनों का उपयोग करना और फ्यूचर के लिए उसको सेव करके रखना, उस परिपेक्ष में इसका देखा जाए तो एक सतत विकास होता है। ये हमारे खुद के विकास को लेके है। अब इसी तरीके से अब इसमें जो पशुधन है, पशुधन में संधारणीय जुड़ गया है। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में संधारणीय कृषि होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जिसमें संधारणीय जुड़ता है तो उसमें ये है कि अब जैसे ये पशुपालन है यानी कि पशुओं को लेकर है, तो इसमें भी उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि अगर इनका पर्यावरण को कम से कम इनमें नुकसान पहुंचाते हैं तो ये साथ ही उत्पादन भी होता रहे। मतलब कि इस तरीके से पशुओं को पालना कि ये पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए, साथ ही साथ इनका उत्पादन भी होता रहे। तो इस तरीके से ये संधारणीय पशुधन उत्पादन होता है। अब इसमें जान लेते हैं कि क्या अभी प्रेजेंट में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कौन से प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है और कितना बजट आवंटित किया गया। कि हाल ही में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन योजना की मंजूरी दी है। यह जो है बिल्कुल 1702 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य पशुधन और डेयरी क्षेत्र के किसानों की आय को बढ़ाना होता है। इसमें योजना के कुछ निम्नलिखित भाग भी है, जैसे कि पशुधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, पशु चिकित्सा से संबंधित शिक्षा, डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास, पशु आनुवांशिक संसाधन प्रबंधन, उत्पादन और सुधार, पशु पोषण और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का उत्पादन और विकास होता है। भारत में पशुधन क्षेत्र की स्थिति जैसे कि विश्व में पशुधन की सबसे अधिक संख्या भारत में है। भारत भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक और बकरी के मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में पशुधन क्षेत्र का महत्व है जिसमें देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान है जो 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में डीजीबीए में पशुधन क्षेत्र का योगदान 30.19% और कुल जीबीए में इसका योगदान 5.73% होता है। रोजगार सृजन में देखा जाए तो पशुपालन में भारत 70% से अधिक आबादी, ग्रामीण आबादी परिवारों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत
कृषि गतिविधियों के साथ अंतर संबंध देखा गया है, जिसके देखा जाए तो इस क्षेत्र में खाद्य जैसे ऑर्गेनिक इनपुट के माध्यम से इसमें उत्पादन होता है। इसके अलावा कृषि अपशिष्ट का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। खाद्य में पोषण सुरक्षा में देखा जाए तो दूध, मांस, अंडे जैसे उत्पादों में प्रचुर मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और खासकर बच्चों और महिलाओं में भारत में पशुधन क्षेत्र से जुड़ी कुछ समस्याएं, जैसे कि स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा से संबंधित समस्याएं, कि पशु रोगों के कारण उच्च आर्थिक नुकसान होता है, जैसे रक्तस्रावी, सेप्टिसीमिया, खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसिलोसिस रोग आदि होता है। अवसंरचना और मानव संसाधन की कमी होती है, जिसमें भारत में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 60 से कम है। इस वजह से भारत में आवश्यक संख्या में पशु पशु चिकित्सक या वेटनरी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की चुनौती, जिसमें पशुओं को एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग में मामले में भारत दुनिया के चौथे स्थान पर है, और पोल्ट्री क्षेत्र में पशुओं के एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो इनके संदर्भ में आता है। आर्थिक चिंताओं को देखा जाए तो इसमें कम उत्पादकता होती है, जिसकी वजह से पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। पशुधन प्रबंधन खराब व्यवस्था होती है। स्थानीय पशु नस्लों की कम आनुवंशिक क्षमता देखने को मिलती है। असंगठित क्षेत्र के रूप में मौजूद होता है, जिसमें मांस उत्पादन लगभग 50% हिस्सा अपंजीकृत व अस्थायी भूचर खानों में आता है। मार्केटिंग और लेन देन का उच्च लागत होती है, जिसमें पशुधन उत्पादों के बिक्री मूल्य का लगभग 15 से 20% होता है। कम बीमा कवर प्राप्त होता है, जिसमें केवल 15.47% पशुधन बीमा कवर करते हैं। चारे की कमी होती है कि भारत में केवल 5% कृषि योग्य भूमि का चारा उत्पादन होता है। विस्तार सेवाओं पर अधिक ध्यान नहीं होता है, जिसमें पशुधन क्षेत्र में अलग से विस्तार कार्यक्रम नहीं हो। पशुधन से जुड़ी अधिकांश सेवाएं पशु स्वास्थ्य से संबंधित हो, और ये पशुधन विस्तार से सेवाओं से संबंधित होती है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में देखा जाए तो भारत में पशुधन से होने वाला एंडरिक, यानी कि जो गाली करने वाले पशुओं से मीथेन उत्सर्जन वैश्विक एंट्रिक मीथेन उत्सर्जन में 15.1% का योगदान देता है। भारत में पशुधन क्षेत्र के प्रमुख पहले हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यह जो मिशन है, यह सिलेक्टिव ब्रीडिंग और आनुवांशिक सुधार के माध्यम से देसी नस्ल के मवेशियों के विकास और संरक्षण पे ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है, इसका उद्देश्य उत्पादन प्रणालियों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार का पशुधन क्षेत्र के सभी हितधारकों का क्षमता निर्माण करता है। किसान क्रेडिट कार्ड, इसका लाभ जो है वह पशुधन क्षेत्र में जुड़े किसानों को भी दिया जाता है। इसके अलावा पशु स्वास्थ्य संरचना विकास निधि की स्थापना की गई। डेयरी विकास कार्यक्रम, जो कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और डेयरी उद्यमिता विकास योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना और उनकी उद्यमिता को बढ़ावा देना। पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए, जैसे खुरपका, मुंहपका रोग, ब्रुसेल्सिस रोग से निपटने के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा रोग निगरानी और नैदानिक सेवाओं की मजबूत करने के लिए पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण योजना होती है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता होती है, जिसमें पशु रोग को प्रकोप की रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए अवसंरचनाओं का विकास और डिजिटलीकरण शामिल होता है। दूर दराज के क्षेत्रों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं शुरू की जाती है, जिसमें किसानों को घर तक पशु प्राकृतिक चिकित्सा, कृषि कृत्रिम पशु गर्भाधान, डीवार्मिंग और टीकाकरण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और केंद्र सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग, यानी कि मत्स्य पालन विभाग, राज्य पशुपालन और डेयरी विभागों में कर्मचारियों की संख्या और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यक्रमों की स्थापना की जानी चाहिए, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा इसमें भारत में बागवानी क्षेत्र के बारे में। इसमें देखा जाए तो हम प्रत्येक क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, और अभी प्रेजेंट में देखा जाए कि आपका बजट जो प्रस्तुत किया गया था, उसमें प्रत्येक सेक्टर को ध्यान में रखकर बजट आवंटित किया गया। बजट आवंटित किया गया जिसमें आपके कुछ और भी, जैसे कि इसमें भी आपका संधारणीय बागवानी विकास आता है, तो इसमें आपका संधारणीय पशुधन विकास, संधारणीय बागवानी विकास को भी देखा जाए तो जो प्रत्येक क्षेत्र है उसमें संधारणीय शब्द को जोड़ा गया है। तो ये जो अभी स्कीम है, इसको लाया गया और इसको मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत 1129.3 करोड़ रुपए का बजट डेटा इसके अंतर्गत दिया गया। इससे संबंधित तथ्यों में आता है, जैसे कि योजना का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाना है, और इस योजना के कुछ निम्नलिखित शामिल है, जैसे उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण बागवानी फसलें, जलकंद, बलपोष और सूक्ष्म फसलें, सब्जी फूलों की खेती, मशरूम की फसलें, रोपड़, मसाले, औषधि और सुगंधित पौधे होते हैं। हाल ही में सरकार ने बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत स्वच्छ पौध कार्यक्रम को भी मंजूरी दी, जिसमें 1766 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्वच्छ पौध कार्यक्रम के बारे में, जो कि इसका उद्देश्य संधारणीय और पर्यावरणीय अनुकूल कृषि पद्धति को बढ़ावा देना है और आयातित रोपण सामग्री पर निर्भरता
कम करना। यह मिशन जो है वह लाइफ यानी कि वन हेल्थ पहल के तहत तालमेल बिठाते हुए भारत में बागवानी के लिए होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसमें देख लेते हैं कि सीपीपी यानी कि स्वच्छ पौध कार्यक्रम के मुख्य लाभों के बारे में कि ये किस किस क्षेत्र में है। पहला तो आता है किसानों में, जिसमें वायरस मुक्त या उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता में फसल की पैदावार और आय में वृद्धि होगी। नर्सरी में देखा जाए तो बेहतर तरीके से स्वच्छ रोपण सामग्री को बढ़ावा देने हेतु सुव्यवस्थित प्रमाणन प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचा समर्थन होगा। फलों के स्वाद, आकार, रंग और पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए वायरस मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली उपज की उपलब्धता होना। निर्यात के संदर्भ में देखा जाए तो इससे बाजार संबंधी अवसरों में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय फसल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी की बढ़ोतरी होगी। तो ये सीपीपी के मुख्य लाभ हैं, जिसके अंतर्गत जो किसानों, नर्सरी उपभोक्ताओं, निर्यात को मिलते हैं। अब आता है इसके कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आया हुआ है। इसके तीन मुख्य घटक है। पहला तो आता है कि एडवांस डायग्नोस्टिक चिकित्सा ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला से लैस 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वच्छ पौध केंद्र की स्थापना। सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क जो कि बीज अधिनियम 1966 के तहत बेनामी फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित होना और अवसंरचना विकास के लिए बड़े पैमाने पर नर्सरियों की स्थापना के लिए सहायता करना होता है। बागवानी क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि यह एक तरीके से विशाल और विविध क्षेत्र होते हैं, जिसमें फलों, सब्जियों, फूलों, सजावटी पौधों, खेती और उत्पादन, प्रसंस्करण और मार्केटिंग का काम होता है। बागवानी के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, जैसे कि पोमोलॉजी का होना, जो कि फलों की खेती, विटिकल्चर यानी कि अंगूर की खेती शामिल है। ओलिविकल्चर के अंतर्गत सब्जियों की खेती शामिल है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों और सजावटी पौधों की खेती शामिल हो। अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत पेड़ों और झाड़ियों को उगाना इसके अंतर्गत आता है। भारत में बागवानी क्षेत्र की स्थिति के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि उत्पादन, जो कि भारत में बागवानी की एक प्रमुख कृषि गतिविधि है, जिसमें कुल कृषि क्षेत्र में 13.1% भाग बागवानी की जाती है और 2022-23 में इसका उत्पादन 355.48 मिलियन टन रहा है। इसमें भारत में कुल बागवानी उत्पादनों में फसलों और सब्जियों का योगदान लगभग 90% रहा है और कुल कृषि जीबीए में बागवानी क्षेत्र का योगदान 33%। विश्व की स्थिति देखी जाए तो फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत दुनिया के दूसरे स्थान पर आता है, जिसमें कृषि एवं खाद्य संरक्षण रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है, जिसमें भारत सब्जियों में प्याज, अदरक, भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि आलू, फूल गोभी, बैगन, कैप्रे के उत्पादन के मामले में ये दूसरे स्थान पर आता है और भारत के लिए आम पपीते के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और निर्यात में देखा जाए तो भारत सब्जियों के निर्यात में मामले में विश्व के 14वें और फलों के निर्यात में 23वें नंबर पर आता है। तो ये विश्व में आपकी भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के लिए बागवानी क्षेत्र की इंपोर्टेंस को देखा जाए तो ये पहला आता है आपका सनलाइट क्षेत्र। ये जो क्षेत्र होता है वह किसानों की आय दोगुना करने, रोजगार सृजित करने, विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करने, ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए होता है। खाद्य पोषण और सुरक्षा में, जैसे कि फल और सब्जियों में भारतीयों के आहार में विटामिन, खनिज आदि के प्रमुख स्रोत होना। भारत में संभावनाएं, जैसे कि अनुकूल कृषि जलवायु परिस्थितियां, प्रचुर श्रम बल, अपेक्षाकृत कम उत्पादन लागत, खाद्यान्न की तुलना में उच्च उत्पादकता इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। बागवानी क्षेत्र के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई है, जैसे कि एकीकृत बागवानी मिशन 2014, जो कि एक तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें दो उप योजनाएं। पहली तो आती है राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में, और इसका उद्देश्य बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से बाग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन होना। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने स्व निर्यात्मक बागवानी क्लस्टर के लिए 18,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग करते हुए बागवानी आकलन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम और अर्थात चमन कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बागवानी फसलों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन के आकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति विकसित करना और उनका उपयोग करना होगा। अब आता है पूंजी निवेश में सब्सिडी योजना, जिसका उद्देश्य कोल्ड स्टोरेज, बागवानी उत्पादों की भंडारण सुविधाओं का निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण करना है। व्यवसायिक खेती के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 2022-23 के दौरान 44 विभिन्न फसलों के लिए 347 नई किस्में या बेहतर किस्में तैयार की जाती है, जिसमें बागवानी फसलों की 99 किस्मों को व्यवसायिक खेती के लिए अधिसूचित किया गया है। बागवानी क्षेत्र से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि निर्यात में कम हिस्सेदारी के हों, कमजोर अवसंरचना देखने को मिलना और खेती योग्य भू जोत का लघु आकार होना। अन्य चुनौतियां आती हैं, जैसे कि कृषि बीमा और कृषि मशीनीकरण का लाभ सभी को नहीं मिलना। तो इस तरीके की चुनौतियां देखने को मिलती हैं। अब आते हैं आगे की राह में कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों और वैश्विक स्तर की अच्छी कृषि पद्धतियों के अनुसार सभी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए इसके अंतर्गत पूरा करने के लिए किसान प्रसंस्करणकर्ता और निर्यातक के स्तर पर क्षमता निर्माण पहले शुरू की गई। इसमें कोल्ड स्टोरेज क्षमता का विस्तार करके
आपूर्ति श्रृंखला संबंधी दक्षता में सुधार करना, साथ ही फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर सड़क, रेलवे, परिवहन अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु निवेश को बढ़ावा देना होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम के बारे में कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम का शुभारंभ किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसे एआई प्लेटफॉर्म किसानों को पेस्ट से या पीड़ितों को नियंत्रित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करता है। पेस्टिसाइड के बारे में जान लेते हैं कि ये एक तरीके से ऐसी पीड़कनाशी दवा होती है, यानी कि रासायनिक या जैविक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग कीटों, फफूंदों और खरपतवारों और अन्य हानिकारक जीवों को मारने और नियंत्रित करने और उन्हें हटाने के लिए किया जाता है। ये कृषि, बागवानी आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, जिनमें आमतौर पर कीटनाशक, कवकनाशी, शाकनाशी और जैव कीटनाशक इसमें शामिल होते हैं, तो जिसके अंतर्गत आता है। नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम यानी कि राष्ट्रीय पेस्ट निगरानी प्रणाली के बारे में जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य पेस्टिसाइड्स के रिटेल विक्रेताओं को किसानों की निर्भरता को कम करना और पेस्ट प्रबंधन के लिए किसानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना होता है। इसमें शामिल एजेंसियों में आता है जैसे कि पौध संरक्षण, क्वारंटाइन और भंडारण निदेशालय तथा आईसीएआर, एनसीआईपीएफ के भी सहयोग पर आधारित होती है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में होता है जैसे कि पेस्ट प्रबंधन में समयबद्ध और सटीक सलाह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के अंतर्गत संक्रमित फसलों या कीटों की फोटो लेकर उसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना। विशेषज्ञों की सलाह पर देखा जाए तो इसमें वैज्ञानिक विशेषज्ञ किसानों को सटीक सलाह देंगे और पेस्ट के खतरों को नियंत्रित करने के लिए पीड़कनाशियों का सुझाव भी देंगे, तो इसके अंतर्गत आता है। एकीकृत कीट प्रबंधन के कुछ घटक भी हैं जैसे कि पारंपरिक कीट नियंत्रण का होना, और दूसरा आता है भौतिक यांत्रिक नियंत्रण, तीसरा आता है जैविक नियंत्रण और चौथा आता है रासायनिक नियंत्रण। पारंपरिक कीट नियंत्रण जो होता है वह फसल चक्र, प्रतिभूमि, रोपण, कटाई की तिथियों में हेर-फेर, पौधों एवं फसलों की करातों के बीच में दूरी में बदलाव आदि के पारंपरिक तरीके होते हैं। भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण में कीटों के प्रत्यक्ष और भौतिक तरीके से हटाना होता है, जिनमें हाथ से उठाकर अलग करना, कीटों के व्यवहार के ज्ञान के आधार पर यांत्रिक विधियां होती हैं। जैविक नियंत्रण में कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे कि कीट शिकारियों, परजीवियों, परजीवी सूत्रकृमियों, कवकों, जीवाणुओं का संवर्धन और संरक्षण करना होता है। और रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है, जब अन्य सभी के तरीके के कीटों की संख्या में आर्थिक दृष्टि से हानिकारक स्तर में नीचे रखने के लिए असफल हो जाते हैं, तो इस तरीके के इसके दो घटक होते हैं। एकीकृत पेस्ट प्रबंधन के बारे में जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा के संदर्भ में देखा जाए तो यह पर्यावरण अनुकूलन प्रणाली होती है, जिसका उद्देश्य वैकल्पिक पेस्ट नियंत्रण विधियों और तकनीकों का उपयोग करके फसल को नुकसान पहुंचाने और पेस्ट की आबादी को नियंत्रित करने के लिए होता है, जिसमें जैव पीड़कनाशियों और वनस्पति आधारित पीड़कनाशियों का उपयोग पर जोर देती है। एकीकृत पेस्ट प्रबंधन का महत्व को देखें तो यह उपज के नुकसान को रोकता है, जिसमें काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के अनुसार कीटों, फसल रोगों, नेमाटोड, खरपतवार और कीटनाशकों के कारण भारत में हर साल 15 से 25% की फसल बर्बाद हो जाती है, जिसके अंतर्गत आता है। आय के स्तर में वृद्धि देखी जाती है। कीटनाशियों के लिए अत्यधिक उपयोग पर रोक होती है और पर्यावरण से जुड़े कुछ लाभ देखने को मिलते हैं। कुछ चिंताएं हैं जैसे कि शुरुआत में उपज में गिरावट की आशंका होना, शुरुआत में उच्च लागत होना, जागरूकता और शिक्षा की कमी होना, निगरानी और डेटा का अभाव होना, पेस्ट का फिर से आप प्रकोप बढ़ना और मौसम तथा पर्यावरणीय कारक इसके अंतर्गत आते हैं। भारत में एकीकृत पेस्ट प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जैसे कि एकीकृत पेस्ट प्रबंधन नीति। भारत ने 1985 में इस नीति के लिए पौध संरक्षण के प्रमुख सिद्धांत और एकीकृत पेस्ट प्रबंधन को अपनाया हुआ है। आईसीएआर, एनसीआई पीएम ने इसे 1988 में एक अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया और इसका कार्य मुख्य फसलों के लिए एकीकृत पेस्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और बढ़ावा देना होता है। पेस्ट प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करना, जिसके अंतर्गत केंद्रीय एकीकृत पेस्ट प्रबंधन केंद्रों के माध्यम से देश भर में एकीकृत पेस्ट प्रबंधन अप्रोच को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत पेस्ट या फसल रोग की निगरानी, जैव नियंत्रण एजेंटों और जैव पीड़कनाशियों का उत्पादन और जारी करना, जैव नियंत्रण एजेंटों का संरक्षण, एकीकृत पेस्ट प्रबंधन में मानव संसाधन विकास आदि होता है। आगे की राय में देखा जाए तो किसानों को शिक्षण और प्रशिक्षण और उन्हें अन्य प्रकार के सहायता प्रदान करने के लिए सरकार, किसान उत्पादक संगठनों, शोधकर्ताओं को मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। आईपीएम के लिए कुछ तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि कृषि पर आधारित आनुवांशिक नियंत्रण रणनीतियां, जीन राइट कीटों के जेंडर रेशियो को विकृत करना। फिर आता है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी प्रणाली, जो कि रियल टाइम डेटा के आधार पर कीटनाशकों के इस्तेमाल की दरों में संशोधन होता है। सेंसर आधारित जाल होता है जिसमें कीटों को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन
और अन्य आकर्षक रसायनों का उपयोग किया जाता है जो प्रजाति विशिष्ट जेंडर को आकर्षित करने के है। साथ ही इसमें कीटों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग किया जाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली में जिसमें ये कीटों का संक्रमण और फैलाव तीव्रता के बारे में सटीक स्थानिक मानचित्रण प्रदान करते हैं। ड्रोन के बारे में कि यह मल्टी स्पेक्ट्रल और थर्मल कैमरे जैसे विशेष सेंसर का उपयोग करने वाले ड्रोन और कीटों के संक्रमण का पता लगा सकते हैं, तो ये आईपीएम के लिए तकनीक का इस्तेमाल होता है। अब आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। यह जो योजना है इसे नीति आयोग और केपीएमजी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रभाव आकलन पर एक रिपोर्ट जारी की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है एक तरीके से फ्लैगशिप योजना है और इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 2015 में की हुई थी। केंद्रीय बजट 2015 से 16 में इसको प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना और उन उद्यमियों को किफायती ऋण प्रदान करना जो पहले से वित्त पोषण की सुविधा से वंचित है। योजना की मुख्य विशेषताओं में आती है जैसे कि योजना जो है एक तरीके से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सदस्य ऋणदाता संस्थान माध्यम से ऋण होते हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, राज्य संचालित सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, लघु वित्त बैंक आदि पात्र उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना होता है, इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण के बारे में कि कितने प्रकार के ऋण होंगे। पहला तो आता है शिशु को 5,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। किशोर को 5,000 से लेकर आपके 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तरुण को 5 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋण को दिया जाता है और बजट 2024 में ये 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। रिपोर्ट में पीएमएमवाई की प्रमुख उपलब्धियों पर नजर डाली गई जैसे कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के ऋण सहायता 2015 की योजना की शुरुआत से लेकर अब तक पीएमएमवाई के तहत लगभग 35 करोड़ सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान किए जाएंगे जिसमें लगभग 18.39 लाख करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय समावेशन देखने को मिलेगा। लघु व्यवसायों का प्रोत्साहन होगा जिसमें वित्त वर्ष 2021 में लगभग 80% ऋण शिशु श्रेणी के अंतर्गत, इसके बाद 18.70% ऋण किशोर श्रेणी के अंतर्गत आते। आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन के अंतर्गत देखा जाए तो इन जिलों में ऋण खातों की संख्या और स्वीकृत राशि में क्रमशः 12% और 14.7% की वार्षिक वृद्धि इसके अंतर्गत दर्ज की गई है। रिपोर्ट के कुछ रेखांकित मुख्य चिंताएं और चुनौतियां हैं जैसे कि ऋण वितरण में क्षेत्रीय असमानता का होना, बढ़ता एनपीए और सार योजना डिजाइन से जुड़ी समस्याएं, संस्थागत तंत्र से जुड़ी समस्याएं इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। अन्य मुद्दे और कुछ समस्याएं जैसे कि कार्यान्वयन संबंधित मुद्दे होना जिसमें कर्मचारियों और स्टाफ की सीमित संख्या, ऋणों की प्राय बुनियादी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में ऋण संबंधी ज्ञान का अभाव होना, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए खराब कनेक्टिविटी, खराब निगरानी और मूल्यांकन के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें लक्ष्य निर्धारण के लिए उचित तंत्र का अभाव, सूक्ष्म उद्योग के प्रदर्शन के लिए निगरानी और मानकीकृत प्रक्रिया का अभाव, पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मुद्रा ऋण की उपलब्धता को सीमित करने वाले कुछ कारक होते हैं जैसे कि ऋण आवेदन प्रक्रिया में अधिक समय लगा, उच्च प्रोसेसिंग शुल्क और ब्याज दर की उच्च दरें होना, क्रेडिट हिस्ट्री का अभाव, मौजूदा ऋण का बोझ और गारंटी प्रदान करने को लेकर कठिनाई और कोलेट्रॉल से जुड़ी समस्याएं होती हैं। आगे की राह में देखा जाए तो इसमें आता है कि योजना के लाभों के बारे में लोगों को सूचित करने, समझाने, प्रेरित करने और पारंपरिक विज्ञान और ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यमों को उपयोग करना होता है। अब इसमें लाभार्थियों के लिए अधिक पारदर्शी और समस्या मुक्त बनाने के लिए ऋण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए और बेहतर डेटा प्रबंधन के साथ योजना की समग्र दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लाभार्थी डेटा के रियल टाइम अपलोड की अनुमति देने के लिए डिजिटल पोर्टल बनाने की आवश्यकता होती है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि सफलता की कहानियां, बेस्ट प्रैक्टिस और केस स्टडी जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईबीडीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक तथा ने 59 मिनट में ऋण योजना के साथ मुद्रा योजना का एकीकरण की एक महत्वपूर्ण पहल रही है जिसमें लाभार्थी इन बैंकों के पोर्टल पर ऋण हेतु आवेदन कर सकते हो और यूको बैंक जो है हर महीने मुद्रा दिवस मनाता है। इस पहल का उद्देश्य अभियान और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से ऋण उपलब्धता और प्राप्ति को बढ़ावा देना और उन्हें बेहतर बनाना होता है। बंधन बैंक और सैंड बैंक द्वारा लागू की गई समूह आधारित ऋण प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है और इसमें व्यक्तियों के समूह में योजना के बारे में जानकारी दी जाती है और इस पहल में बैंकों को मुद्रा योजना में से जुड़ी एनपीए में अधिक कमी में मदद मिलती है। क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में, यह जो इकोनॉमी से हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने ऑल इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी पहल की शुरुआत की है। यह पहल का उद्देश्य भारत में क्रिएटिव इंडस्ट्री विशाल क्षमता का उपयोग करना है। क्रिएटिव इंडस्ट्री और ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में जान लेते हुए कि यह एक तरीके से क्रिएटिव एसेट्स पर आधारित नई अवधारणा है जिसमें आर्थिक समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने की क्षमता होती है। वास्तव में ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिन पर क्रिएटिव इंडस्ट्री आधारित होती है और ये इंडस्ट्री
वस्तुओं और सेवाओं के सृजन, उत्पादन और वितरण के चक्र के समान होते हैं और एक प्राथमिक इनपुट यानी कि संसाधन के रूप में क्रिएटिव और बौद्धिक पूंजी का उपयोग करते हैं। तो ये क्रिएटिव इंडस्ट्री के बारे में इसमें एक सिनॉप्सिस बना के दिया गया है। तो इस सिनॉप्सिस के बारे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये है। जैसे कि क्रिएटिव इंडस्ट्री इसमें दिया गया है, तो ये एक तरीके से पूरा इसका ओवरव्यू देखते हैं। कुछ विरासत में, कुछ कला में, कुछ मीडिया में, कुछ कार्यात्मक रचनाओं के संदर्भ में है। और इसे जो लिया गया है वह अंकटाड की रिपोर्ट से लिया गया है। तो इसमें ऊपर की ओर देखते हैं तो यह सांस्कृतिक स्थल है, जैसे कि पुरातात्विक स्थल, संग्रहालय, पुस्तकालय, प्रदर्शनियां आदि। पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं जिसमें कला एवं शिल्प, त्योहार और समारोह है। प्रदर्शन कलाओं में जैसे कि लाइव संगीत, रंगमंच, नृत्य, ओपेरा, सर्कस, कठपुतली आदि। ऑडियो विजुअल में फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, यूट्यूब आदि। न्यू मीडिया में सॉफ्टवेयर, वीडियो गेमिंग, डिजिटल कृत संरचनात्मक कंटेंट। और रचनात्मक सेवाओं में वास्तुकला, विज्ञान पर रचनात्मक अनुसंधान और विकास, सांस्कृतिक मनोरंजन। डिजाइन में आता है इंटीरियर, ग्राफिक, फैशन, आभूषण और खिलौने। प्रकाशन में प्रिंटेड मीडिया जैसे कि पुस्तकें, प्रेस और अन्य प्रकाशन। और दृश्य कलाओं के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी और प्राचीन वस्तुएं आती हैं। तो ये क्रिएटिव इंडस्ट्री को इस तरीके से इसमें ड्रॉ किया गया है कि जो कि आपका सांस्कृतिक स्थलों से लेके इस साइड आते हैं तो वो एक दूसरे का मतलब कि समामिलित रूप है, यानी कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये इस प्रक्रियाएं इसमें देखने को मिलती है जो कि क्रिएटिव इंडस्ट्री का दर्जा इसमें इस तरीके से दिया गया। अब आता है कि इसमें देखा जाए तो इसकी आखिर विशेषताएं क्या होती हैं? तो विशेषताओं के संदर्भ में पहला तो आता है कि ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां होना, कि ये ज्ञान आधारित होती हैं, जो या तो औपचारिक रूप से शिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित किए जाती हैं, विरासत से प्राप्त होती है। अब विरासत से प्राप्त किस तरीके से होते हैं? जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौशल और ज्ञान का अनौपचारिक रूप से हस्तांतरण होना, मौलिक विचार और कल्पना देखने को मिलना, कि बौद्धिक संपदा का सृजन और उपयोग शामिल होना, बिना दोहराए वाली और तकनीकी परिवर्तन, मशीनीकरण के अनुकूल होना, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य श्रृंखला इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। भारत में क्रिएटिव इकोनॉमी की स्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो यह अब लगभग $30 बिलियन का उद्योग बन गया है और भारत की लगभग 8% कार्यशील आबादी को रोजगार देता है। और 2010 और 2019 में क्रिएटिव गुड्स के निर्यात में यह 1.5 गुना इसमें वृद्धि देखने को मिली और क्रिएटिव कारोबार देश में समग्र जीडीपी में लगभग 20% योगदान देता है। तो इसके इम्पोर्टेंट पहलू हो जाते हैं। क्रिएटिव इकोनॉमी के इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो इसके कुछ आर्थिक पहलू भी हैं, कुछ सामाजिक पहलू भी हैं और कुछ कौशल विकास एवं शिक्षा से रिलेटेड पहलू हैं। तो प्रत्येक तरह के पहलू के एक मतलब कि इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। आर्थिक पहलू में देखा जाए तो ये लिंकेज और स्पिल ओवर आर्थिक पहलू के अंतर्गत या लिंकेज और ऊपर स्पिल प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसे कि हॉस्पिटलिटी और पर्यटन उद्योग जैसे अन्य क्षेत्रों में वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार क्रिएटिव इकोनॉमी में संबंधित उद्योग $2 ट्रिलियन से अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करते हैं और ये विश्व भर में रोजगार के लगभग 50 मिलियन अवसर प्रदान करते हैं। सामाजिक पहलू में देखा जाए तो क्रिएटिव इंडस्ट्री में कार्यरत 23% लोग 15 से 29 वर्ष आयु के हुए और यह किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक होती है और विश्व भर में क्रिएटिव व्यवसायों में 45% हिस्सेदारी महिलाओं की रहती है। कौशल विकास और शिक्षा में इसमें देखा जाए तो यह पारंपरिक तरीकों को बदल दिया गया है। कूटनीति और सॉफ्ट पावर के अंतर्गत सांस्कृतिक आदान प्रदान आपसी समझ को बढ़ावा देता है। संधारणीय विकास में यह क्रिएटिव इंडस्ट्री मुख्य रूप से पर्यावरण अनुकूल होती है क्योंकि क्रिएटिव गतिविधियों के लिए प्राथमिक इनपुट प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनन, कृषि आदि पर निर्भर होने के बाद क्रिएटिव आधारित होती है। क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में कुछ विकास में कुछ बाधाएं आती है, जैसे कि डिजिटलीकरण के लिए चुनौती पैदा होती है। ग्रामीण शहरी विभाजन का होना, भारत की बौद्धिक संपदा व्यवस्था, क्रिएटिव सेक्टर के अंतर्निहित समस्याएं होना और अपेक्षित मान्यता नहीं मिलना जो जागरूकता की कमी को प्रदर्शित करता है और पारंपरिक करियर को प्राथमिकता देना है। जैसे कि भारत में इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे पारंपरिक करियर फील्ड को चुनने के लिए सामाजिक दबाव देने को मिलता है और भारतीय समाज में क्रिएटिविटी से जुड़े व्यवसायों को जोखिम भरा और स्थिर माना जाता है, अस्थिर माना जाता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है क्रिएटिव इकोनॉमी को समर्थन देने के लिए कुछ पहले हैं, जैसे कि प्रशासनिक जटिलताओं को से निपटने के लिए राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के उद्देश्य में डिजाइन, फिल्म, शिल्प, मीडिया, आर्ट, साहित्य, संगीत जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ावा देना, लोक कला और संस्कृति की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित होना, राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार जो कि भारत के डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए कार्य को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 में संधारणीय विकास और क्रिएटिव इकोनॉमी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो इसके अंतर्गत इसकी एक नोट पहले आती है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति की पहचान को बढ़ावा मिला है, वित्त तक पहुंच को बढ़ावा मिला है, बौद्धिक संपदा अधिकार फ्रेमवर्क में सुधार देखने को मिला है,
क्रिएटिव जिलों या हब की स्थापना की गई है। एकीकृत नीति निर्माण संस्था रही है। मानव पूंजी विकास हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस और नीतिगत फ्रेमवर्क देखने को मिले हुए हैं। नेक्स्ट आता है मॉडल कौशल ऋण योजना के बारे में कि हाल ही में सरकार ने संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना की शुरुआत की है। यह योजना जो है एक तरीके से इसे 2015 में कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंडिंग योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों और योग्यता पैक के अनुरूप कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए व्यक्तियों के संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए आरंभ की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रमाण पत्र डिप्लोमा डिग्री प्रदान किए जाते हैं और इसका उद्देश्य एडवांसिंग लेवल के कौशल पाठ्यक्रमों तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, जिसमें कई योग्य छात्रों उम्मीदवारों आर्थिक वजह से संभावनाओं वाले भविष्य में मांग वाले औद्योगिक कौशल हासिल करने से वंचित रह जाते हैं और यह योजना ऐसे लोगों की मदद करेगी। ऋण की राशि में देखा जाए तो यह 1.5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख हो गई है। ऋण देने के संस्थान में है केवल भारतीय बैंक संघ के सदस्य देशों, जिसमें निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक, विदेशी बैंक ही ऋण दे सकते हैं, जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, सूक्ष्म वित्त संस्थान है, लघु वित्त बैंक भी ऋण प्रदान करते हैं। ऋण गारंटी में देखा जाए तो ऋण की राशि गारंटी दी जाएगी और वितरित ऋण के लिए 75% तक का स्वतः गारंटी उपलब्ध होगी। कौशल विकास की आवश्यकताओं में जैसे कि रोजगार के लिए योग्यता प्राप्त करने में सुधार हो, जिसमें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में युवा जो रहे हैं 15 से 29 वर्ष की आयु की अवस्था को युवा बोलते हैं, जिसमें बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% थी और 2022-23 में घटकर 10% हो गई है। कार की प्रगति में बदलाव देखने को मिला है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर 23% नौकरियों की प्रगति में बदलाव आएगा और श्रम बाजार में उपयोगी बने रहने के लिए वर्कर्स को नए कौशल प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कौशल विकास में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि आम धारणा कि आमतौर पर माना जाता है कि कौशल विकास उन लोगों के अंतिम विकल्प होता है जो प्रगति नहीं कर पाए या फिर औपचारिक या शैक्षणिक रूप से सफल नहीं हो पाए। उनके लिए नकारात्मक धारणा बनती है व्यवसायिक प्रशिक्षण और अकादमिक शिक्षा से कमतर है। पर्याप्त अप्रेंटिस सिस्टम की कमी देखने को मिलती है। रोजगार कौशल असंगतता की स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें 2023-24 के अनुसार 15 से 29 आयु वर्ग के केवल 4.4% युवा में औपचारिक व्यवसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि अन्य में 16.6% अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा कुछ पहले स्टार्ट की गई है, जैसे कि कौशल भारत मिशन का ये सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान जैसी पहलों के लिए कौशल विकास केंद्रों, कॉलेजों, संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से स्किल, री स्किल और अप स्किल प्रशिक्षण प्रदान करती है। जन शिक्षण संस्थान के बारे में, जिसके अंतर्गत यह निरक्षर, नव साक्षर और प्राथमिक स्तर से शिक्षा प्राप्त करने से जुड़े लोगों के लिए कौशल विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सहित देश भर में युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण देना। स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म आता है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग तकनीकों के जरिए कौशल ऋण और रोजगार तक पहुंच को सुगम बनाते हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वर्ष 2024 में 30 SIICS की स्थापना की घोषणा की गई है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म आता है, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद है, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और अन्य उपाय इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है जैसे कि बाधा रहित लर्निंग का होना, कौशल विकास के लिए समग्र नीति एकीकरण, उद्योग जगत, शिक्षा जगत के लिए भी समन्वय होना, विश्व के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों को अपनाना, समावेशी तरीके से कौशल प्राप्ति तक पहुंच होना और इसके अंतर्गत कुछ और आती है, जबकि सार्वभौमिक प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सिफारिशों को लागू करने पर विचार किया गया है, जैसे कि वापसी योग उद्योग अनुसंधान का सृजन होना, समर्पित व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रणाली इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है पारगमनोन्मुख विकास के बारे में, यानी कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के बारे में, कि केंद्रीय बजट में 2024-25 में घोषणा की गई है कि केंद्र सरकार ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन उन्मुख विकास योजना तैयार करेगा। इसमें कार्यान्वयन और वित्तीय रणनीति भी बनाई जाएगी। अब आता है कि ये पारगमन उन्मुख विकास होता क्या है, या जिसे ट्रांजिट ओरिएंटेड कहा जाता है, ये होता क्या है। एक तरीके से इसकी अवधारणा भूमि उपयोग और परिवहन योजना को एकीकृत करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वह योजनाबद्ध संदानीय अर्बन ग्रोथ सेंटर्स का विकास करना होता है, जहां पैदल पहुंचा जा सके, उसके जो रहने लायक हो, मिश्रित भूमि का उपयोग के जरिए सघन बसावट वाला हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसे ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास शहरी नियोजन की एक अवधारणा होती है, जो कि शहरी विकास को सार्वजनिक परिवहन के आसपास केंद्रित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन, साइकिलिंग और पैदल चलने को बढ़ावा मिलता है। यह ऐसे शहरी विकास को बढ़ावा देता है जिसमें कॉम्पैक्ट मिश्रित उपयोग, पैदल यात्री और साइकिलिंग सभी हेतु अनुकूल होता है, जिसके तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशनों,
यानी बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के आसपास आवासीय, वाणिज्यिक, मनोरंजन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इससे लोगों की अपने घरों, कार्यस्थलों, मनोरंजनों के स्थानों आसानी से पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ट्रांजिट स्टेशनों के लिए टीओडी जैसे कि सुगम में ट्रांजिट का होना 1000 मीटर, जिसमें ट्रांजिट स्टॉप भी होता है, फिर ट्रांजिट रूट आता है और ये उच्च घनत्व देखने को मिलता है। ट्रांजिट स्टेशन जो होते हैं वह टीओडी में ट्रांजिट स्टेशनों जैसे मेट्रो स्टेशन, बस रैपिड स्टेशन आदि के आसपास के क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें 500 से 800 मीटर की पैदल चलने योग्य दूरी के भीतर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी का कॉरिडोर बनाना होता है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के घटक के देखा जाए तो इसमें कुछ विस्तार क्षेत्र है। इसमें स्टेशन के आसपास के क्षेत्र शामिल होते हैं, जहां पैदल चलने की दूरी के भीतर मिश्रित भूमि के उपयोग के साथ उच्च घनत्व वाला विकास होता है। इसमें स्थानीय निवासियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अनिवार्य समावेशी आवास देखने को मिलता है, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन की प्रणाली देखने को मिलती है और आकर्षक सार्वजनिक स्थल इसमें होते हैं। ट्रांजिट ओरिएंटेड पारगमन या पारगमन उन्मुख विकास के महत्व को देखें तो इसमें आता है जैसे संकुलन प्रभाव, जो एक तरीके से अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में कार्यस्थलों को उच्च घनत्व और संकेंद्रण को बढ़ावा देते हुए टीओडी संकुलन प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो शहरों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करता है। रोजगार घनत्व को दोगुना करने में आर्थिक उत्पादकता में 15 से 10% की वृद्धि होती है और रोजगार घनत्व किसी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या उस क्षेत्र में रहने वाले 16 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात रहता है। रहने योग्य शहर में उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक क्षेत्रों, कम आवागमन दूरियों वाले वाइब्रेंट समुदायों का निर्माण करती है, जिनसे शहर अधिक रहने योग्य बनते हैं। दक्ष पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना, जिसके अंतर्गत इन क्षेत्रों में कार्यस्थलों, सेवाओं, आवास की सुविधा प्रदान करके टीओडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अधिक आकर्षक और दक्ष विकल्प बनाता है। यह निजी कारों और निर्भरता को कम करते हैं और सड़कों पर भीड़ भाड़ को कम किया जाता है। वित्त पोषण में आसानी होती है कि मास ट्रांजिट की निकटता टीओडी नेबरहुड तक पहुंच को बेहतर बनाती है और रियल एस्टेट के लिए ये आसान होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें देखा जाए कि आगे की राय में देख लेते हैं कि विश्व बैंक का 3 वैल्यू या 3 बी फ्रेमवर्क, ये विश्व बैंक ने ट्रांजिट स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों के लिए 3 वैल्यू एक आकलन दिया हुआ है। इस आकलन में 3 वैल्यू के बारे में जान लेते हैं, जिसमें पहली वैल्यू आती है नोड वैल्यू, दूसरी आती है प्लेस वैल्यू, तीसरी आती है बाजार संभावित मूल्य। तो जो नोड वैल्यू है वो एक तरीके से यात्री यातायात अन्य परिवहन साधनों के साथ कनेक्शन के आधार पर पब्लिक ट्रांजिट नेटवर्क में एक स्टेशन के महत्व और नेटवर्क के भीतर केंद्रीयता को रेखांकित करता है। प्लेस वैल्यू जो होती है वह स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में गुणवत्ता और आकर्षण को बड़ा दर्शाती है। बाजार संभावित जो वैल्यू है इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें अप्राप्त बाजार मूल्य है और इसका आकलन उन प्रमुख कारकों को देखकर किया जाता है जो उन्हें प्रभावित करता है, और इन कारकों में शामिल है भूमि की मांग और आपूर्ति इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं इसमें और भी टॉपिक जैसे कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और इंडेक्सेशन लाभ कि हाल ही में लोकसभा में संपत्तियों यानी अचल संपत्तियों जिसे इमूवेबल प्रॉपर्टी पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर प्रावधानों में संशोधन करने वाले वित्त विधेयक 2024 को मंजूरी मिली हुई। यह जो है एक तरीके से इसमें भी बजट 2024-25 में अचल संपत्तियों के लिए संपत्तियों की बिक्री के लिए एलटीसीजी की गणना में इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त करने के प्रस्ताव किया गया। इसी में कुछ संशोधन भी किए गए और इस प्रस्ताव को समाप्त करने के लिए 23 जुलाई 2024 के पहले अर्जित संपत्तियों में ग्रांड फादर संपत्ति का दर्जा दिया गया, अर्थात निर्धारित तिथि से पहले अर्जित संपत्तियों के लिए इंडेक्सेशन लाभ को जारी रखा गया। ग्रैंड फादरिंग जो है वह एक तरीके से एक क्लॉज को लेगेसी क्लॉज भी कहा जाता है। ये कानूनी व्यवस्था होती है जिसमें व्यक्तियों, संस्थानों या कंपनियों को एक नए नियम विनिमय कानून लागू होने के बाद उन गतिविधियों और कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है जिन्हें वे पहले से कर रहे हो, और इसका उद्देश्य जो होता है वो लोगों को प्रभावित होने से बचाना है जो पहले से पुराने नियमों के अंतर्गत काम कर रहे थे, ताकि नए नियमों पर उन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसे ग्रैंड फादरिंग कहा जाता है और ये ग्रैंड फादरिंग जो है वह 23 जुलाई 2024 से पहले संपत्तियां जो अर्जित की गई हैं उन्हें ग्रैंड फादरिंग का दर्जा दिया गया है, यानी ग्रैंड फादर्स परिसंपत्ति का दर्जा दिया गया है और जिन्हें लीगेसी क्लॉज भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आते हैं। संशोधन अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान है जैसे कि करदाताओं के विकल्प का होना, कि इसमें संशोधन में करदाताओं के निम्नलिखित विकल्प प्रदान होते हैं, जिसमें 2 विकल्प आते हैं जिसका चयन एक कम टैक्स का भुगतान करके होता है। पुरानी योजना व्यवस्था जो कि 23 जुलाई 2024 से पहले अर्जित कर बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ के लिए 20% एलटीसीजी टैक्स का भुगतान। नई व्यवस्था के अंतर्गत इंडेक्सेशन के विमा 12.5 एलटीसीजी
टैक्स का भुगतान करना होता है और 23 जुलाई 2024 को कट ऑफ तिथि के बाद अर्जित संपत्ति की खरीद के लिए केवल नई व्यवस्था लागू होगी। छूट में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसमें सूचीबद्ध इक्विटी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पर एलटीसीजी टैक्स के लिए छूट सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया गया। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में, जो कि एक तरीके से रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड जैसी परिपूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री में अर्जित लाभ पर लगाया जाता है। एलटीसीजी जो है वह लंबी अवधि पर संपत्तियों की बिक्री में अर्जित लाभ पर लगाया जाता है। एलटीसीजी को किस तरीके से लगाया जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं कि एक तरीके से जो होता है वह लॉन्ग टर्म अवधि की परिसंपत्ति के प्रकार के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे कि सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए 12 महीनों से अधिक, गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, घर या भूमि जैसी अचल संपत्तियों के लिए 24 महीने तथा सोने जैसे चल संपत्तियों के लिए 36 महीने होते हैं। तो एलटीसीजी को जो इसमें जो इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड के लिए जो 1.25 लाख रुपए से अधिक के एलटीसीजी पर इंडेक्सेशन लाभ प्रदान किए बिना 12.5% का जो कर लगाया जाएगा वह अन्य परिसंपत्तियों जैसे कि अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों के हाल के संशोधनों के आधार पर एलटीसीजी का कर लगाया जाएगा। और इंडेक्सेशन क्या है, इसकी गणना जो है एक तरीके से किस तरीके से होती है, इसका असर पूंजीगत लाभ की गणना करके मुद्रास्फीति के अनुरूप किसी संपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करने से होता है, जिसका आशय पहले से खरीदी गई संपत्ति का वर्तमान में खरीद मूल्य निकालने के लिए उसे मुद्रास्फीति दर से समायोजित किया जाता है, जिससे पता चल सके कि संपत्ति के मूल्य में वास्तविक रूप से कितनी वृद्धि हुई। और इसमें देखा जाए तो यह सभी परिसंपत्तियों के लिए इंडेक्सेशन लाभ समाप्त करती है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का उपयोग किसी संपत्ति की मुद्रास्फीति समायोजित कीमत की गणना के लिए किया जाता है और प्रत्येक वर्ष आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित है, जिसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 के तहत परिभाषित किया गया है। और इसमें मुद्रास्फीति समायोजित मूल्य के बारे में, जो कि बिक्री के वर्ष सीआईआई और खरीद के वर्ष सीआईआई का, इसमें बिक्री के वर्ष का सीआई अपॉन खरीद के वर्ष का सीआई इंटू परिसंपत्ति का वास्तविक खरीद मूल्य मुद्रास्फीति समायोजित मूल्य यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस के बारे में होता है। इंडेक्सेशन के लाभ के बारे में जाने कि करदाताओं के लिए देयता को कम करते हुए मुद्रास्फीति के प्रभाव को बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं पर बाजार कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पन्न लाभ की बजाय केवल वास्तविक लाभ पर ही कर लगाया जाएगा। वर्तमान संशोधन का कुछ महत्व, जैसे कि कर गणना में लचीलापन होना, जो कि संपत्ति के मालिकों को दो व्यवस्थाओं में किसी एक का चयन करने का विकल्प प्रदान कर दी। इसमें करदाताओं को कम कर देनदारी वाला विकल्प चुनने का अवसर मिलता है। रियल एस्टेट में समृद्धि होती है, जिसमें इंडेक्सेशन को बनाए रखने के लिए संपत्ति की बिक्री से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करके रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा मिलता है और काला बाजार में अंकुश को देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत एक क्रिया होती है। अब आता है हमारा कि सचित्र उदाहरण के साथ इसमें कर योग्य पूंजीगत लाभ की गणना के बारे में बताया गया है। जैसे कि माना एक्स ने 100 रुपए मूल्य की संपत्ति खरीदी 5 वर्ष पहले। मान लीजिए कि मुद्रास्फीति समायोजन के बाद संपत्ति का जो वर्तमान रुपए है वह 160 रुपए हो गया। मतलब कि 100 रुपए में इसने 5 साल पहले खरीदी। जैसे मैं हूं, मैंने कोई परिसंपत्ति 5 साल पहले 100 रुपए में खरीदी। प्रेजेंट में इसकी वैल्यू 160 रुपए है, लेकिन हम इसको 200 रुपए में बेचेंगे। तो अभी देखा जाए तो इंडेक्सेशन बेनिफिट के बारे में इसको समझते हैं कि ये कर योग्य जो पूंजीगत लाभ की जो गणना है वह संपत्ति की मुद्रास्फीति और समायोजित मूल्य के विक्रय मूल्य से घटा के की जाती है। जैसे कि यहाँ पर विक्रय मूल्य 200 है, हमने जो बेचा है 200 में है, लेकिन मुद्रास्फीति और समायोजित मूल्य जो है वह 160 है। मतलब कि जो पहले 100 रुपए थी, अभी प्रेजेंट में 160 रुपए हुई है। और कर योग्य पूंजीगत लाभ हमें कितना मिला हुआ है, यानी कि वास्तविक लाभ हमें 40 रुपए का मिला हुआ है। ये कम कर का है। अब इस तरीके से बिना किसी इंडेक्सेशन बेनिफिट के देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो कर योग्य पूंजीगत लाभ की गणना के लिए किसी भी तरह की मुद्रास्फीति समायोजन नहीं किया गया। यहाँ पर विक्रय मूल्य 200 है और इसमें क्रय मूल्य आपका 100 रुपए घटा दिया, तो कर योग्य पूंजीगत लाभ जो है वास्तविक लाभ आपको कितना मिलेगा, 100, जहां पर अधिक कर मिलेगा, अधिक कर के संदर्भ में। तो आपको बस इस तरीके से समझना है कि अभी जो आपने 5 वर्ष पहले किसी चीज को खरीदा वो कम पैसे की थी, प्रेजेंट में इसमें इतना बड़ा और हम बेचेंगे उसको और उसमें। तो एक तरीके से जो डायरेक्ट इसमें चेंज हो रहा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर रहा है, तो वो कर योग्य पूंजीगत लाभ की प्राप्ति कर दे रहा है। और जो इसमें ये डायरेक्ट मतलब कि इसको घटाया जा रहा है, तो इसमें 40% का आपको एक मूल्य की एक प्रॉफिट होता है। तो आपने पहले के मूल्य को नहीं जोड़ा है, इसमें आप बाद के मूल्य को जोड़ के आप इसमें 40 का प्रॉफिट प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में आता है।
इससे जुड़ी कुछ चिंताएं हैं, जैसे कि उच्च कर देयता, काले धन की लेन देन में वृद्धि, कर चोरी होना, निवेश हतोत्साहित होना। और इसे निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए तो एक तरीके से संपत्तियों की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए इंडेक्सेशन लाभ को बनाए रखने का एक उचित और न्यायसंगत उपाय होता है, जो करदाताओं और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ पहुंचाता है। संक्षिप्त सुर्खियों में देखा जाए तो पहली आती है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि के बारे में, कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य समिति को अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के विचारार्थ विषय को मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। इस समिति ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कन्वेंशन हेतु मार्गदर्शन के लिए एक सेट तैयार किया है, और इसका उद्देश्य वैध, निष्पक्ष, स्थिर, समावेशी और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि स्थापित करता है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कन्वेंशन के उद्देश्य को देखा जाए तो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को मजबूत करेगा और समावेशी एवं प्रभावी बनाएगा। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को डिजिटल व्यवसाय और उनके वैश्विक व्यवसाय पर कर लगाने संबंधी मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना। और फिर आता है कि संयुक्त राष्ट्र के लिए कुछ वैश्विक कन्वेंशन की प्रतिबद्धताएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को न्याय संगत कर लगाने और सहित कर अधिकारों पर उचित आवंटन, उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों द्वारा कर संबंधी अवैध वित्तीय लेन देन, कर चोरी, कर से बचने की समस्या से निपटना, विदेशों में दी गई सेवाओं के प्राप्त आय कर के दायरे में लाने से जुड़ी समस्याओं का समाधान इसके अंतर्गत आता है। वैश्विक कर का सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले, जैसे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का वैश्विक न्यूनतम कर जो है वह ग्लोबल एंटी बेस एरोजन मॉडल नियमों पर आधारित होता है। अब नेक्स्ट आता है गैर प्रशुल्क उपाय के बारे में, यानी कि नॉन ट्रैफिक मेजर्स के बारे में, कि विश्व व्यापार संगठन ने विश्व टैरिफ प्रोफाइलिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत में गैर प्रशुल्क उपायों का उपयोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। गैर प्रशुल्क उपायों के बारे में देखें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश या सामान्य सीमा शुल्क लगाने के अलावा अन्य नीतिगत उपाय या कार्यवाही करते, और ये उपाय व्यापारिक वस्तुओं में मात्रा या कीमत या दोनों के बदलाव लाकर वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नुकसान पहुंचा सकते हैं। गैर शुल्क उपायों के उदाहरण में, जैसे कि आयात निर्यात की वस्तुओं में कोटा तय करना, अधिकतम और न्यूनतम कीमत निर्धारित करना, जिसमें सैनिटरी या फाइटो सैनिटरी उपाय और व्यापार में तकनीकी बाधाएं उत्पन्न करना होता है। डेप्ट फॉर डेवलपमेंट स्वेप, यानी कि डेप्ट स्वेप के बारे में, यह एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अप्रोच फ्रेमवर्क पेपर जारी करता है। यह जो है एक तरीके से सरकार और उसके एक या अधिक लेनदार के बीच किया जाने वाला एक समझौता होता है, जिसमें सरकार के ऋण को एक या अधिक देनदारियों के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है, और इसमें विशिष्ट विकास लक्ष्य के प्रति व्यय प्रतिबद्धता शामिल होती है। ये दो श्रेणियों का होता है, जिसमें द्विपक्षीय डेप्ट स्वेप और वाणिज्यिक डेप्ट स्वेप होता है। द्विपक्षीय डेप्ट स्वेप जो है वो आधिकारिक द्विपक्षीय ऋण पट्टे खाते में डाल दिया जाता है, और वाणिज्यिक डेप्ट स्वेप जो है वह निजी लेनदारों द्वारा रखा गया लक्ष्य ऋण होता है। विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 के बारे में, यह जो एक तरीके से विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख सांख्यिकी प्रकाशन है। यह इसका नवीनतम विकास है। इसमें पण्य या वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक व्यापार पर प्रमुख डेटा शामिल है। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर हो, इसमें 18वें निर्यात में और सेवा निर्यात में 7वें नंबर पर आता है। 2022 में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी जैसे 3 पण्य निर्यातक थे। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट्स फॉर यूथ 2024 के बारे में, कि युवाओं के लिए यह रिपोर्ट का प्रकाशन 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। यह रिपोर्ट जो है युवाओं हेतु रोजगार की उपलब्धियों को चुनौतियों को दृष्टिकोण केंद्रित करना है। यह कोविड महामारी के बाद इसके कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं, जैसे कि कोविड महामारी के बाद 2023 में वैश्विक युवा बेरोजगारी 13% थी, लेकिन 15 वर्षों में कम थी। लेकिन 64.9 मिलियन युवा बेरोजगार हैं, और यह संख्या 2000 के बाद सबसे कम देखने को मिली है। नीट की स्थिति के बारे में, जैसे कि ऐसे युवा जो रोजगार, शिक्षण, प्रशिक्षण किसी से भी संलग्न नहीं है, जिसमें 2023 में 20.4% युवा नीट में है। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में युवा श्रम बल से बाहर है, और नीट में शामिल प्रत्येक 3 युवा और में से 2 युवतियां हैं। वैश्विक चुनौती में अवसर की असमानताएं होना, क्षेत्रीय असमानताएं होना, युवा कल्याण चिंता, शैक्षणिक योग्यता संबंधी असंगतता देखने को मिलती है। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश है, जैसे कि युवाओं में स्कूल टू वर्क ट्रांजेक्शन में सुधार लाने, विद्यमान कौशल विसंगतियों को दूर करने के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त करना। स्कूल टू वर्क ट्रांजेक्शन उस चरण को संदर्भित करता है जिस दौरान कोई व्यक्ति शिक्षा छोड़ देता है और रोजगार शुरू करता है। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 जो लोकसभा में पेश किया गया है, उसके बारे में, कि यह संशोधन जो है वह देश में बैंकिंग क्षेत्र पिछले कई वर्षों में कई चरणों में विकसित किया गया है। इसमें समय के साथ बैंक गवर्नेंस में सुधार करना आवश्यक हो गया है। ऐसे संशोधन के प्रस्ताव है, जैसे कि आरबीआई अधिनियम 1934, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, एसबीआई अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1980 आता है। विधेयकों के मुख्य प्रावधानों पर नजर डाली जाए तो इसमें नॉमिनी व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि,
जिससे जमाकर्ताओं को एक साथ और क्रमिक रूप से अधिकतम 4 व्यक्तियों को नॉमिन बनाने में अनुमति प्रदान करना क्रमिक नॉमिनेशन इसमें देखने को मिलता है। निवेशक शिक्षा और सुरक्षा सुरक्षा निधि, जिसमें लगातार 7 वर्षों से दावा न किए जाने वाले लाभांश, शेयर और ब्याज के हस्तांतरण या बॉन्ड के मोचन से प्राप्त राशि में आईईपीएफ डालने का प्रावधान किया गया है। निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में इस कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी अधिनियम 1999 के माध्यम से स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है और उनके हितों की रक्षा करना है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत निवेशक शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी प्राधिकरणों में इसकी जिम्मेदारी को देखते हैं। अब आता है आरबीआई ने सहकारी बैंकों के लिए कुछ गैर निष्पादित संपत्तियों के लिए परिसंपत्तियों के लिए प्रोविजंस मापदंडों में संशोधन किया है। जिसमें देखा जाए तो इसमें प्रोविजंस व्यय के रूप में दर्ज नहीं कर सकते हैं और ये नए मापदंडों में शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू होते हुए नए मापदंड बेड एंड डाउटफुल डेब्ट रिजर्व के निर्धारित के रूप में एक रूपता लाएंगे, जिसमें बेड लोन से निपटने और वित्तीय स्थिरता प्राप्ति के लिए बीडीडीआर की स्थापना की गई। सहकारी बैंकों में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए, जैसे कि बैंक विनिमय अधिनियम 2020, जिसमें सहकारी बैंकों के प्रबंधन, गवर्नेंस, व्यवसाय समाप्ति आदि में आरबीआई के दायरे में ला सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन, जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना करना है। नए मानदंडों पर नजर डाली जाए तो इस श्रेणी में सभी प्रोविजंस, इनकम डिटरमिनेशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग मानदंडों के तहत लाभ और हानि के खाते में ब्याज में दर्ज किए जाएंगे और इसके अंतर्गत देखा जाए तो सभी प्रोविजनस जो है उनके लेखा जोखा रखने के बाद ही सहकारी बैंक बीडीडीआर के निबंध लाभ का उपयोग कर सकेंगे। सहकारी बैंक के बारे में देखा जाए तो ये बैंक सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और इनका स्वामित्व जो होता है, एक तरीके से इनका स्वामित्व जो आता है इनका स्वामित्व इनके सदस्यों के पास होता है और इनका संचालन भी सदस्य करते हैं और इन बैंकों में ग्रामीण और शहरी बैंकों में विभाजित होते हैं। इससे जुड़ी चिंताएं जैसे क्षेत्रीय असमानता, दोहरा विनिमय और अन्य चिंताएं देखने को मिलती हैं। फ्रंट रनिंग के बारे में, जैसे कि आपका सेबी द्वारा धोखाधड़ी वाले लेन देन और फ्रंट रनिंग को रोकने के लिए म्यूचुअल फंड हेतु मानदंड अधिसूचित किए गए। फ्रंट रनिंग क्या होता है, जिसमें सेबी के अनुसार देखा जाए तो इसका तात्पर्य किसी बड़े ऑर्डर से पहले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने या ऑप्शन से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गैर सार्वजनिक सूचना के उपयोग से होता है, जिसमें वित्तीय बाजारों में विश्वास कम होता है और अन्य निवेशकों को समान अवसर नहीं मिलते और भारत में यह अवैध है। व्हाइट कैटेगरी सेक्टर्स के बारे में, ये कैटेगरी सेक्टर्स जो होते हैं वो एक तरीके से वायु प्रदूषण निवारण नया नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत स्थापित व संचालित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य बोर्डों की मंजूरियों को आधिकारिक तौर पर स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति कहा जाता है और ऐसी मंजूरियां उन उद्योगों को विनियमित करने के लिए दी जाती हैं जो अपशिष्टों को बहाते या पर्यावरण के प्रदूषक समझते हैं। व्हाइट कैटेगरी सेक्टर्स, जैसे कि ये एक तरीके से वे सेक्टर होती है जिन्हें व्हाइट कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है, जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, एयर कूलर की असेंबलिंग, साइकिल असेंबलिंग आदि शामिल होती है। जलवायु अनुकूलन और बायो फर्टिलाइजर्स फसलों की किस्मों के बारे में कुछ किस्में जारी की गई, जिसमें देखा जाए तो प्रेजेंट में कुल 109 किस्मों को जारी किया गया। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसे विकसित किया गया और फसलों की इन नई किस्मों को लैब टू लैंड कार्यक्रम के तहत जारी किया गया। यह फसल सुधार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य व्यापक अनुकूलन क्षमता और उच्च उपज देने वाली नई फसल किस्मों और संकर किस्मों का विकास करना होता है, जिसमें फसल सुधार प्रक्रिया में अलग अलग रणनीतियों का उपयोग करती है। जीनोमैक्स, जो कि असिस्टेंटेड सिलेक्शन, फिनोमैक्स गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षणों का व्यवस्थित मापन और विश्लेषण, पारंपरिक प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी आधुनिक अप्रोच जैसे कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग और जीनोम एडिटिंग होता है। फसल सुधार की आखिर आवश्यकता क्यों है? जैसे कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का प्रबंधन होना, खाद्य सुरक्षा होगी, पोषण सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि होगी, तो इसके लिए इसकी आवश्यकता है। बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि एक तरीके से खाद्य फसलों में पोषण गुणवत्ता में सुधार करने की प्रक्रिया होती है, जैसे उदाहरण के लिए आयरन और जिंक से भरपूर गेहूं, और यह पारंपरिक फोर्टिफिकेशन से अलग होते हैं, जिनका उद्देश्य संस्करण के दौरान मैनुअल साधनों की बजाय फसलों की वृद्धि के दौरान उनमें पोषक तत्वों के स्तरों को बढ़ाना होता है। और लैब टू लैंड कार्यक्रम जो है एक तरीके से कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी के किसानों के पहुंचाने में बढ़ावा देते हैं। खुला बाजार बिक्री योजना, जो कि घरेलू है, जिसे 1 अगस्त 2024 को ई नीलामी के भाग लिए बिना खुला बाजार प्रक्रिया के तहत भारतीय खाद्य निगम चावल की
खरीद कर सकते हैं और ये नई खरीद की सीजन पहले स्टॉक में भारी रसीद को कम कर दिए। ओएमएसएस घरेलू, जिसका अर्थ ई नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में खाद्यान्न और गेहूं और चावल की पेशकश से होता है। ये पेशकश उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की निर्धारित कीमतों पर होती है। समुद्री सीवार मूल्य श्रृंखला पर नीति आयोग की रिपोर्ट, यह जो रिपोर्ट है एक तरीके से नीति आयोग ने इस रिपोर्ट का एक शीर्षक से इस रिपोर्ट को जारी किया है। यह रिपोर्ट जो है वह कई प्रकार के समुद्री पादप और बड़े शैवाल होते हैं। ये समुद्रों, नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों में पनपते हैं और समुद्री शिवाय की बजाय खेती जलीय कृषि का हिस्सा होती है। मत्स्य की और जलीय कृषि के क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% का योगदान रखती है। इसका आर्थिक, पर्यावरणीय और अनिवार्य पोषक तत्वों के तौर पर इसका महत्व होता है। और इससे जुड़ी चुनौतियों को देखा जाए तो एक व्यापक नीतिगत ढांचा होता है, गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता देखी जाती है, और आता है कि समुद्र सिवाय के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि बिनामी की और गवर्नेंस संबंधी सुधार, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचा और संस्थान आते हैं। भारत द्वारा किए गए उपाय, जैसे कि पीएम मत्स्य संपदा योजना, जिसे वर्ष 2025 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन टन सीवेड या समुद्री सिवार उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भारत में सीवेड मूल्य श्रृंखला के विकास पर मसौदा नीति का समीक्षा करने के लिए डॉक्टर बी के शाश्वत नीति आयोग के अध्यक्ष में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। एनआईओटी, एसीओ, एसटीआई यानी कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वीपों के लिए अटल महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्रों द्वारा अंडमान क्षेत्रों के लिए अपतटीय कृषि शुरू की गई है। जीआईएस आधारित पोर्टल का विकास किया गया है, जिसमें सी बेड कृषि स्थलों के अवलोकन के विकसित किया जाएगा। ग्रेन एटीएम के बारे में जान लेते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम और उड़ीसा सरकार ने संयुक्त रूप से भुवनेश्वर में 24/7 ग्रेन एटीएम की शुरुआत की। अन्नपूर्ति नामक भारत के पहले 24/7 ग्रीन एटीएम पूरे उड़ीसा में स्थापित किए जाएंगे। एटीएम जो है वह राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के लाभार्थियों को हर समय यानी कि 24/7 खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा, जिसमें 75% ग्रामीण सब्सिडी और 50% शहरी सब्सिडी में युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रखा गया। अन्नपूर्ति के बारे में देखें, इसे मेड इन इंडिया का ये उत्पाद है। इसे WFP इंडिया में डिजाइन और विकसित किया गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद प्रत्येक लाभार्थी को चुने गए अनाज के प्रकार और मात्रा के आधार पर गेहूं, चावल या मिलेट्स को उपलब्ध कराता है। यह एटीएम ऊर्जा दक्षता में उपयोग करता है और ऑटोमेटिक रिफिलिंग के लिए सौर पैनल्स को जोड़ता है। संयुक्त राष्ट्र विकास खाद्य कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं, यानी कि यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, जिसका जो हेडक्वार्टर है वह रोम, इटली में। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र ने 1961 में किया। इसका उद्देश्य SDG 2 यानी कि जीरो हंगर को प्राप्त करने की प्राथमिकता के साथ विश्व में भुखमरी का उन्मूलन करना होता है। इसका उद्देश्य दुनिया को सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन होता है। यह आपात स्थिति में लोगों की जान बचाता है और उन्हें भोजन प्रदान करता है। यह विश्व खाद्य कार्यक्रम 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित है और इसका वित्त पोषण सरकार, कॉर्पोरेट और व्यक्तियों की स्वैच्छिक दान के जरिए किया जाता है। WFP की रिपोर्ट्स में देखा जाए तो यह स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, FAO, यूनिसेफ आदि के सहयोग से होता है। जन पोषण केंद्र के बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता और मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 60 उचित दुकानों को जन पोषण केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। यह ऐसी दुकानें होती हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए लाइसेंस प्राप्त होता है, और ये दुकानें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को अनाज और अन्य वस्तुएं वितरित करती है। जन पोषण औषधि केंद्र पोषण केंद्र के बारे में, जो कि उपभोक्ताओं को पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की विविध रेंज उपलब्ध कराएगा, साथ ही उचित मूल्य की दुकान के डीलरों के आय के अतिरिक्त स्रोत भी प्रदान करेगा। और यह पायलट परियोजना गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश राज्यों में लागू की जाएगी। नेक्स्ट आता है भारतीय वायुयान विधेयक 2024, जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में। यह 90 साल पुराने वायुयान अधिनियम 1934 की जगह लेगा और वर्ष 1934 का अधिनियम वायुयान के विनिर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात के नियंत्रण के लिए अधिक अच्छे उपबंध करने पर केंद्रित है। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के बारे में, जिसका उद्देश्य देखा जाए तो 1934 के अधिनियम में विद्यमान अस्पष्टताओं को दूर करना और विमानन क्षेत्र में व्यवसाय और विनिर्माण को सुगम बनाना है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित कन्वेंशन को लागू करने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्र सरकार को सशक्त बनाया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार कन्वेंशन, शिकागो कन्वेंशन इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे। इस विधेयक के महत्व में, जैसे कि विमान के डिजाइन और विनिर्माण में विनियमित कर आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप होना। यह विधेयक जो है वह ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, विमान टैक्सियों, कुछ इलेक्ट्रिक ग्लाइडर आदि सभी को कवर करेगा, और यह विमानन तेजी से बढ़ते बाजार की जरूरतों को पूरा करने का योगदान देगा। और 2024 में घरेलू हवाई यात्री यातायात 8 से 13% बढ़ जाएगा।
क्यूसीआई सुसाज रिकग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में भी जान लेते हैं। इसे भारतीय गुणवत्ता परिषद ने इस रैंकिंग को जारी किया है और इसके बारे में देखा जाए तो इसका उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले राज्यों और संगठनों को मान्यता देना, पुरस्कृत करना है। इसके 4 स्तंभ हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन होता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद जो है एक तरीके से 1996 में इसे स्थापित किया गया था। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन है। यह यूरोपीय संघ के विशेषज्ञ मिशन की सिफारिशों को स्थापित करता है जिसका नोडल विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग होता है। इसकी उपलब्धियों में देखा जाए तो यह स्वास्थ्य देखभाल, इसमें देश भर के कोविड-19 से संबंधित प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के विस्तार करने में भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान या परिषद के साथ कार्य किया जाएगा या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गुणवत्ता प्रमाणन कार्यक्रम स्वास्थ्य केंद्रों की स्वच्छता एवं कायाकल्प प्रमाणन की सहायता होगी। स्वच्छता में शहरी स्थानीय निकायों का ओडीएफ और ओडीएफ प्लस प्लस के रूप में प्रमाणन होगा। इसमें ई इक्वेस्ट और या कौशल एवं प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के लिए ई क्वालिटी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और इसमें सार्क देशों में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के कार्यान्वयन और प्रमाणन के लिए मानकों और योजनाओं के विकास किया जाएगा जिसमें जैव खाद्य एवं कृषि संगठन की एक परियोजना होती है। भारत में लिथियम भंडार के बारे में कि परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने मांड्या जिले में 1600 टन के लिथियम भंडार की पुष्टि की है। देश में लिथियम भंडार के खोज के महत्व को देखा जाए तो इसमें आयात में निर्भरता में कमी आई है और वर्तमान में भारत मुख्य रूप से चीन और हांगकांग में लिथियम के आयात पर निर्भर रहा है। ऊर्जा भंडारण आवश्यकता और ग्रहण ऊर्जा अपनाने में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है जिसमें औद्योगिक विकास विशेष रूप से वाहन और ऑटोमोबाइल उद्योग को विकास को बढ़ावा मिला है। लिथियम के बारे में जानते हैं कि एक तरीके से सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड होता है जिसे नरम चांदी जैसी सफेद क्षारीय विषाक्त धातु होती है जिसमें सभी धातुओं में इसका घनत्व कम होता है। खान और खनिज अधिनियम 2023 के अंतर्गत इसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल या सामरिक खनिज की सूची में शामिल किया गया और लिथियम के उपयोग को देखा जाए तो जैसे आता है बैटरी बनाने और आपका जैसे कि बैटरी बनाने में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन आदि के रिचार्जेबल ली आयन बैटरी और हार्ट पेसमेकर घटियों आदि के लिए नॉन रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु में भी उपयोग होता है। औद्योगिक उपयोग भी इसका देखा जाता है और सर्वाधिक लिथियम के भंडार वाले देशों में देख लेते हैं जिनमें मिलियन टन में है। भारत में देखा जाए तो इसमें 5.9 मिलियन टन आता है, चीन में 6.8, ऑस्ट्रेलिया में आपका 8.7, अर्जेंटीना में 22, चिली में 11 और बोलिविया में 23। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये लैटिन अमेरिकी जो देश है यहाँ पर लिथियम के भंडार सर्वाधिक है। अब आता है कि लिथियम संसाधन की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदम जैसे कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो विदेशों में सामरिक खनिजों की खोज करती है। ऑस्ट्रेलिया भारत महत्वपूर्ण खनिज निवेश भागीदारी शुरू की गई है और भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण भारत में लिथियम भंडार की खोज कर रहा है और भारत का खान मंत्रालय संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा भागीदारी में शामिल है तो इसके अंतर्गत आता है। और इससे रिलेटेड आपको और डिटेल में पढ़ना है तो हमने जो जनवरी 2024 की वैक्सीन कंप्लीट कराई है तो इसमें आप जो आर्टिकल 7.5 है उसको जाके देख सकते हैं। उसका लेक्चर आपका पड़ा हुआ है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं जहां पर इसके और क्लियरिटी के तौर पर लिथियम के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। टेंटेनम के बारे में यानी कि टेंटम क्या होता है, ये एक तरीके टेंटलम जो कि केंद्र सरकार ने खान एवं खनिज विकास विनिमय अधिनियम 1957 के तहत टेंटलम को एक महत्वपूर्ण सामरिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया। टेंटलम जो है एक तरीके से दुर्लभ धातु होती है। इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 73 है। यह दूसरे रंग की भारी बहुत कठोर संचारण प्रतिरोधी धातु होती है। इसकी विशेषताओं में देखा जाए तो यह शुद्ध होने पर टेंटलम जो धातु है वह धातु तन्य हो जाती है, इसे फैलाया जाता है, खींचा जा सकता है, पत्तेदार बनाए जा सकते हैं और यह अत्यधिक उच्च गलनांक वाली होती है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सर्जिकल उपकरणों और प्रत्यारोपण में कैपेसिटर बनाने, रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, हवाई जहाजों, मिसाइल आदि के लिए पुर्जों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक होता है वो फिनिश होता है। अब आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक सुरक्षा से रिलेटेड, तो इसको आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी प्रतीक्षा पर जाकर ज्वाइन करें। वहां आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी। धन्यवाद।